नमस्कार, मैं फरहान अजीज। आज मैं बोरसी भर आँच का एक बहुत ही गंभीर अंश भागता बचपन का वाचन करूंगा। तो पदांश कुछ इस प्रकार है। पीड़ा को कोई कहाँ सूत पाता है, क्षण भर बस सहला लेता है, बहला लेता है और फिर अपनी खंडित यात्रा को समेटने की यात्रा में निकल पड़ता। इस यात्रा में अब तीनों की जिंदगी की हौस हाँफ रही थी। समय हर दिन और ज्यादा दुर्दिन की तरह सामने आ रहा था। डॉक्टर साहब लगभग मायूस हो चुके थे। सिस्टम में जातीयता और घूसखोरी दीमक की तरह घुस गई थी। अर्जित सैद्धांतिक मूल्यों को ताक पर रखकर अंत में डॉक्टर साहब ने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। धीरे धीरे डॉक्टर साहब की एक पुरानी आदत जो कभी कदार वाली थी, उनके कमजोर पड़ते ही उन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। समस्या थी नशे की। नशा भी बिल्कुल अजूबा जो संभवतः एक डॉक्टर ही कर सकता है। वो नशीली दवाइयां लेते थे, फॉर्टवीन, कंपोज या पैथिडीन या जो भी विकल्प आसानी से मिल जाए। शुरुआती दौर में ये इंजेक्शन अकेले में खुद से लेते थे और फिर वहीं लुढ़क जाते। घर से जब दूर रहते तब लेते, फिर धीरे धीरे इसका क्रम और दायरा दोनों बढ़ता गया, जिसका प्रतिफल था अब टूटन तीनों का स्थायी भाव बन गया। ये नशा शायद उनके भीतर का शोभ था। ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। अवर्ण होने के कारण उन्हें कभी भी समाज में वो इज्जत नहीं मिली जो एक सामान्य डॉक्टर को मिलनी चाहिए। माँ का आधा समय उनकी नशा मुक्ति के पीछे बीतने लगा। माँ को हमेशा लगता, हम जितना प्रेम उठेलेंगे वो नशे से उतने दूर हो जाएंगे। चीकू को एक हद के बाद इस खौफ भरे माहौल से भयानक नफरत सी होने लगी। प्रेम हर जगह होते हुए भी आपसी संबंध नहीं बांध रहा था। बेरुखी और बेनियाजी इतनी बढ़ गई थी, आपसी संबंध टिकटम होने लगे। तीनों के भीतर तनाव समंदर सा उफान लिए था और स्थिति ऐसी कि मन के भीतर उस लड़ाई का सारा झाग समाया हो जिसे ना उगला जाए ना निगला जाए। शोक ऐसा बीज है जो 1000 गुना तेजी से बढ़ता और फैलता है। चीकू के चारों ओर अब जंगल उगाया था, उसे कोई किरण से नहीं दिख रही थी। अब चीकू हमेशा भीतर ही भीतर एक खलिश बनी रहती। ऐसी स्थिति में वह अक्सर एकांत को गले लगाता और घंटों खिड़की से बाहर झांकता रहता। दिवा स्वप्न करता और खुद खुश हो लेता। खिड़की के बाहर बंद पल्लों पर बूंदों की जुगलबंदी देखता, तब थोड़ी सी निराशा बूंदों के साथ खुल जाती। पर एकांत का सुकून भी ज्यादा देर तक नसीब नहीं होता किसी को। डॉक्टर को नशा बेहोशी की तरह आता। वे कभी गिर जाते, बाजार में गिर पड़ते। अक्सर सभी जगहों पर उनके साथ सिर्फ चीकू ही होता। कई लोग इसे मिर्गी समझते और जूते चप्पल सुंघाने लगते। कितने लोग, कितनी बातें, कटाक्ष भरी भीड़ की बातें गर्म शीशे की तरह उसके कानों में पिघलती हुई उतर जाती। वो बच्चा भारी भरकम नशे में डूबे आदमी को उठा भी नहीं सकता तो हाथ जोड़े भीड़ से ही कातर नजरों से विनती करने लगता, कोई तो रिक्शे पर चढ़ा दो प्लीज। पूरे रास्ते अपने नन्हे से हाथों द्वारा उस नशे में डूबे विशालकाय शरीर को संभाले लाना 10 बार पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं होता। वो भी उस बेटे के लिए जिसने उस व्यक्ति को कभी पिता नहीं समझा और पिता जिसने उस बेटे को कभी बेटा समझकर गले नहीं लगाया। दोनों के बीच संघर्ष अपनी परिभाषा बदल चुका था। अब डॉक्टर साहब ने धीरे धीरे बाहर निकलना कम कर दिया, पर लोगों से चुपके से उधार लेने लगे। कभी सूद पर, कभी बिना सूद के, तो कभी माँ को बिन बताए कुछ गिरवी रख देते। नशे के इंजेक्शन और उसकी मुक्ति के लिए खरीदी गई दवाइयों में चीकू की माँ पूरी तरह खाली और कंगाल होने लगी।
इस स्थिति का पूरा फायदा अस्पताल में काम करने वाले सहकर्मी उठाना चाहते, कभी छोटी सहानुभूति, कभी पैसे की मदद के बहाने। आंखों और अनचाहे स्पर्श में वासना की तीखी कण मिली होती। माँ की इस नई परेशानी से चीकू पूरी तरह वाकिफ था, इसलिए अब वह सारा समय घर ही बिताता ताकि पिता की चिंता माँ को ना करनी पड़े। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती जिसकी कल्पना करने से ही चीज सिहर जाए। पिता नहाते नहाते नशे में बेहोश हो जाते। उस समय माँ अस्पताल में काम पर होती। बाथरूम के भीतर से सिर्फ गौ गौ की आवाज आती। वो बच्चा मुश्किल से पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोल पाता। चिकनी कमजोर होना मददगार साबित होता और नंग धड़ंग पिता को सहारा देते हुए उनके बिस्तर तक ले जाता और तकिए के सहारे सुला देता। जब डॉक्टर को होश आता तो आत्मग्लानि से कुछ घंटे सिर झुकाए रहते, नजरें नहीं मिलाते और कभी कभी चीकू के सिर पर हाथ फेर देते जैसे माफी मांग रहे हैं। सभी घटनाओं के बीच उम्र से उसकी प्रतिस्पर्धा चल रही थी। वह समय से पहले लगातार बड़ा होता जा रहा था। दुख किसी की उम्र को यूं धकेलते हुए आगे ले जा सकता है, यह तो उसे भी समझ में नहीं आया। परिपक्वता का कड़ा आवरण उसके कोमल मन पर चढ़ता जा रहा था। अकेले में वह अक्सर ये भी सोचता कि क्या इस सिपरीय स्थिति का जिम्मेदार वह खुद ही तो नहीं, सब कुछ मानो धीरे धीरे धसक रहा हो। यह डर उसे विरसे में नहीं, इसी जन्म में मिला था। उसे सब कुछ अधूरा सा मिला पूरा कुछ भी नहीं। यह अरमानों के ढूंढ पर बैठा सा, जहां अफसोस की सांसें ज्यादा तेज चल रही थी, जो उसे अक्सर तेजी से आत्महत्या की राह की ओर खींचती चली जा रही थी। अब डॉक्टर पर मां की प्रतिक्रिया कभी प्यार, गुस्से और खींच के रूप में बारी से आती, तो कभी एक एक करके। उन सभी प्रतिक्रियाओं में चीकू कहीं और ही पिसा जा रहा था। वह रोज यह मनाता कि भगवान या तो उसे या फिर डॉक्टर साहब को अपने पास बुला ले। बाल मन ये सिर्फ सपनीला स्वार्थ देख रहा था। एक दिन अचानक डॉक्टर साहब को उनके गांव, जो कि सासाराम के पास था, वहां से खबर आई कि उनके बड़े भाई नहीं रहे। हालांकि सबको पता है कि उनके विवाह के समय से ही उनके पुश्तैनी घर में उनका आना जाना वर्जित कर दिया था, फिर भी उस दिन कहां से भाई के लिए इतना प्रेम अचानक उभर आया, पता नहीं। क्या मृत्यु ही ऐसा बंधन बनाती है जो सालों से रूठों को अपने पास लाने में सक्षम हो। डॉक्टर साहब का गांव पुराने जमींदारों का गांव था। खेत मजदूर परिवार में जन्मे उस जनजाति से उभरे पहले डॉक्टर ने शादी की और ही जाति में कर ली थी और अपने मौलिक कर्तव्य को नहीं निभाया था, जो उनके पिता की आशाओं की तिलांजलि से कम नहीं था। इस शोक के साथ घर वाले प्रतिबंध ना भी लगाते, तब भी वो वहां नहीं जाना चाहते। पर आज की पुकार और उनके मन की स्थिति कुछ और ही थी। आज भाई की मौत ने संवेदना और स्मृति के साथ मिलकर अवचेतन को उनके अपने बचपन से जागृत चेतना में बदल कर रख दिया था। खबर सुनते ही अविलंब रात को ही ट्रेन से डॉक्टर साहब अपने गांव को निकल पड़े। माँ ने बहुत समझाया, साथ ले चलने को भी कहा, पर उनकी एक नहीं सुनी डॉक्टर ने। उनको गए 10 दिन बीत गए। इस बीच चीकू को खोई हुई माँ पूरी तरह वापस मिल गई। कुछ खोना भी पाना ही होता है। इस भेद से अनजान वो बस इस बात में बेहद खुश था कि घर में माँ के ध्यान का केंद्र अब सिर्फ वही है। 10 दिन, 20 दिन, फिर पूरा 1 महीना बीत गया। माँ थोड़ी चिंतित और चीकू खूब प्रसन्न रहने लगा। हालांकि माँ की रोनी सूरत देखकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता। कोई खबर नहीं, कोई चिट्ठी नहीं। माँ ने एक रात सुलाते समय चीकू को कहा कि वह डॉक्टर साहब को देखने गांव जाएगी।
चीकू को अब काटो तो खून दे। क्या सारी खुशियां फिर विलुप्त हो जाएगी? माँ के आलिंगन में भी ममता फिसलती हुई लग रही थी उसे। अगली सुबह माँ ने जल्दी जल्दी खाना बनाया, फिर कुछ कपड़े तह कर बैग में डाले। 10 बजे रिक्शा को बुलाने को कहा। रिक्शा वाला भी कमबख्त समय पर गेट के सामने ही मिल गया। उसी वक्त हाफते दौड़ते पुराने अस्पताल का सुनील चपरासी दौड़ता हुआ आया। उसकी शक्ल पर जमाने भर की परेशानियां तैर रही थी। माँ कुछ बोलती, उससे पहले ही उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला कि आप लोगों को क्या सच में कुछ नहीं पता? माँ के चेहरे पर कई आशंकाएं क्षण भर में एक साथ उभर आई। चीकू दरवाजे पर खड़ा दोनों चेहरे को ध्यान से देख रहा था। माँ की उड़ती शक्ल को भांपते हुए सुनील दास ने कहा, डॉक्टर साहब के गांव से खबर आई है। उनके रिश्तेदार ने पेंशन की पूरी जानकारी मांगने के लिए उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भेजा है। उनके गांव से कल शाम कोई आया था, कह रहा था यहाँ से जाते वक्त गया रेलवे स्टेशन से उतरकर टमटम से गांव जा रहे थे, तो रास्ते में पता नहीं कैसे टमटम से लुढ़क गए। नशे में थे या किसी ने धक्का दिया, किसी को नहीं पता। सिर में अंदरूनी चोट लगी थी, शायद उसके बाद का ज्यादा पता नहीं, पर 2 दिन लाश थाने में पड़ी रही। फिर किसी नजदीकी गांव वालों ने पहचान की। दाह संस्कार गांव पर ही हुआ। एक ही घर में 2 भाई 7 दिन के अंदर भगवान के पास चले गए। विधि का विधान भी विचित्र है। पहले वाक्य के बाद माँ ने कुछ नहीं सुना, पर चीकू सब बड़े ध्यान से सुन रहा था, मानो खबर की पुष्टि कर रहा हो। माँ दरवाजे के पल्ले को पकड़े पकड़े धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और अचानक ही तेज दहाड़ मार कर रोने लगी। आसपास के कई लोग आ गए। माँ कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी दहाड़े मार रही थी। चीकू घर के कोने में अलमारी के पास खिड़की पर अटक कर बैठा सब कुछ खुली खुली आंखों से बस देखे जा रहा था। उसकी आंखें अब सिर्फ बाहर की ओर देख रही थी। कहीं कोई दुख नहीं था, बल्कि एक निश्चिंतता थी। मन में बस एक गूंज विद्यमान थी कि माँ अब सिर्फ और सिर्फ उसकी है। आगे के सारे सपनीले दृश्य उसकी आंखों में अचानक उगने लगे। उसकी स्मित, उसकी खोई मुस्कान, उससे मिलने इतने दिन बाद समंदर लांघ के आई थी। वह अचानक उठा और पिता की कुर्सी पर बैठ गया। उदय प्रकाश लिखते हैं, मैं राख हूं फकत राख, मैं राख हूं फकत राख, मत फूको आंख तुम्हारा ही चले।